ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार। आज हम आपको इंटरमीडिएट कक्षा 12 में नागरिक शास्त्र के बारे में अध्ययन करा रहे हैं। नागरिक शास्त्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला खंड है समकालीन विश्व राजनीति और दूसरा खंड जो इसका है वो है स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो पहले खंड में मैंने आपको शीत युद्ध का दौर और इस तरीके से अमेरिका का वर्चस्व, दुर्विधता का अंत, ये सब कुछ पढ़ा चुके हैं। आज हम दूसरे खंड में, खंड बा में स्वतंत्र भारत में राजनीति को हम पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आज इसका पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो आज हम पढ़ेंगे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां कौन कौन सी हैं, इन चुनौतियों को हम बिंदुवार अध्ययन कराएंगे। तो पूरे वीडियो को देखते हुए हमारे साथ इस वीडियो में पूरी तरीके से बने रहेंगे, अंत तक पूरा वीडियो देखेंगे। साथ ही कापी कलम उठा लेंगे और मुख्य मुख्य बिंदुओं को आप नोट करते रहेंगे। अंत में हम जब अभ्यास प्रश्न कराएंगे तो वो पॉइंट आपको अभ्यास प्रश्न हल करने में मदद मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं या पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दें ताकि हमारे अन्य आने वाले वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियों में राष्ट्रीय एकीकरण की जो चुनौतियां हैं, राष्ट्रीय एकीकरण की जो समस्या है उसके बारे में बताएंगे। दूसरे में पॉइंट में हम आपको बताएंगे सामाजिक आर्थिक विकास की जो चुनौती है उसका अध्ययन कराएंगे। साथ ही तीसरे खंड में हम आपको इसी में नए लोकतंत्र को सशक्त बनाने की जो समस्या है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ आधुनिक भारत के निर्माण के रूप में नेहरू का क्या योगदान रहा उसको हम पढ़ेंगे। साथ ही हम भारत का जो विभाजन हुआ उसके बारे में आपको हम पूरी तरीके से समझाएंगे कि भारत का विभाजन किस प्रकार हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, और भारत के विभाजन के समय जो समस्याएं, विभाजन से जो समस्याएं निकल कर के आई उन समस्याओं के बारे में हम आपको बताएंगे कौन कौन सी समस्याएं निकल के आई, और विभाजन का जो परिणाम रहा, यानी जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उसका जो परिणाम रहा उसके बारे में भी हम आपको विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हम महात्मा गांधी को, मोहम्मद अली जिन्ना को भी शार्ट रूप में आपको समझाएंगे। साथ ही देसी रियासतें जो थी उनका भारत के साथ एकीकरण किस प्रकार हुआ, उस एकीकरण में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या भूमिका रही, इसका भी हम इस अध्याय के अंतर्गत इस वीडियो में अध्ययन कराएंगे। साथ ही साथ देसी रियासतों के विलय के संबंध में भारत का नजरिया जो था, भारत सरकार का वो नजरिया क्या था उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, जिसमें जम्मू कश्मीर के बारे में भी हम आपको विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र संघ में जम्मू कश्मीर का मामला जो बना हुआ है वो मामला क्या है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको इसके आगे बढ़ते हुए हम अन्य बिंदुओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन आयोग, इन सब सारी चीजों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे। और वर्तमान समय में भारतीय संघ में शामिल राज्य और केंद्र शासित राज्य कौन कौन से हैं इनको भी हम आपको आज पढ़ाएंगे। साथ ही में नए राज्यों की जो मांग की गई वो क्या की गई इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। भारत सरकार की जो नीति है इस नए राज्यों के संबंध में, इनको बताते हुए हम आपको अब जो इसके अभ्यास प्रश्न हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो हमारे साथ देखते रहें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें और इसे फॉरवर्ड भी करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं कि जो राष्ट्र के निर्माण में जो चुनौती हैं उन चुनौतियों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक नए राष्ट्र को राष्ट्र निर्माण की चुनौती का सामना करना पड़ता है। शताब्दियों की दास्ता से मुक्त हुए किसी भी राष्ट्र के लिए राष्ट्र निर्माण एक चुनौती भरा कार्य है। ब्रिटिश शासन से 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त करने के बाद भारत को भी इस चुनौती का सामना करना पड़ा। यह एक कठिन चुनौती थी क्योंकि स्वतंत्रता के बाद भारत को धार्मिक आधार पर देश का विभाजन किया गया। सांप्रदायिक दंगे, जनता का विस्थापन तथा देसी रियासतों की आलोकतांत्रिक व्यवस्था जो थी, जिसे अलगाववादी महत्वाकांक्षाएं विरासत में मिली थी। लेकिन आज़ाद भारत की ताकत
ये थी कि भारत का जनमानस एक अच्छे भविष्य के लिए आश्वस्त था। जनता को अपने नेतृत्व की क्षमता में विश्वास था। इसी ताकत के आधार पर राष्ट्र निर्माण की कठिन चुनौतियों का सामना किया गया। आज़ादी के आंदोलन के समय ही भारत के स्वतंत्रता सेनानियों जैसे गांधी जी, नेहरू, पटेल, अंबेडकर आदि ने नए भारत के निर्माण के सपने देखे। आज़ादी के बाद भारत के नए नेतृत्व को राष्ट्र निर्माण के इस सपने को पूरा करने का अवसर प्राप्त हुआ। राष्ट्र निर्माण के लिए जो शब्द हैं राष्ट्र और निर्माण। राष्ट्र का अर्थ ऐसे मानव समुदाय से है जो भाषा, संस्कृति, धर्म, इतिहास, भौगोलिक परिस्थितियाँ अथवा अन्य किसी आधार पर एकता के सूत्र में बंधा हो। राष्ट्र एक सांस्कृतिक विचारधारा है जिसका मूल तत्व एकता की भावना है। राष्ट्र निर्माण का तात्पर्य इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्र निर्माण एक ऐसी जागरूकता की प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत किसी राष्ट्र के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों व समुदाय के एकीकरण करके राष्ट्रीय पहचान की सुनिश्चित किया जाता है ताकि एक एकीकृत समुदाय के रूप में राष्ट्र के विकास को गति प्रदान की जा सके। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि राष्ट्र निर्माण किसी नए राष्ट्र के एकीकरण, राजनीतिक स्थिरता तथा सामाजिक आर्थिक विकास की सुनियोजित प्रक्रिया है जो राष्ट्रीय जीवन के लिए सार्थक कतिपय मूल्यों, विश्वासों और आदर्शों पर आधारित होती है। इन मूल्यों का समावेश भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का संकल्प लिया गया है। इस गणराज्य में भारतीयों को एकमात्र पहचान उसकी भारतीय नागरिक होने की पहचान थी। भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय सुनिश्चित कराने के लिए उनमें भाईचारा और एकता के सूत्र में बांधा गया। इस प्रकार हमारे राष्ट्र के लिए चुनौतियों का सामना किया गया। अब हम आपको बता रहे हैं भारत के राष्ट्र निर्माण में कौन कौन सी चुनौतियां रहीं। तो पहली चुनौती रही, आपको पता होना चाहिए, 1947 में आज़ादी के समय सांप्रदायिक आधार पर देश के विभाजन के कारण हिंदू राष्ट्र को भारत और मुस्लिम समुदाय को पाकिस्तान मिला। तो इसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां रहीं, वो चुनौतियां इस प्रकार हैं। पहली चुनौती राष्ट्र जो है के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या। आज़ादी के समय राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या के दो रूप थे। पहला, ब्रिटिश शासनकाल के समय से चली आ रही देसी रियासतों को भारतीय राष्ट्र के अंतर्गत एकीकृत करना। वस्तुतः ब्रिटिश काल में भारत में दो तरह के क्षेत्र थे। वे 11 क्षेत्र इन अंग्रेज़ों का सीधा शासन था, यानी ये जो 11 क्षेत्र थे इनमें अंग्रेज़ों का सीधा शासन था, जिन्हें प्रांत कहा जाता था। दूसरे देसी रियासतें थी जो आंतरिक मामलों में स्वतंत्र थी लेकिन बाह्य मामलों में अंग्रेज़ों के अधीन थी। आज़ादी के समय इन देसी रियासतों को भारत या पाकिस्तान के साथ मिलने अथवा स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया था। इन देसी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाना जो है भारतीय क्षेत्रीय अखंडता के लिए अत्यंत आवश्यक था। दूसरी मुख्य चुनौती ये थी कि भारत की सांस्कृतिक, भाषाई तथा धार्मिक विभिन्नताओं के आलोक में राष्ट्रीय अखंडता को कैसे संरक्षित किया जाए, क्योंकि भारत कई प्रकार की भिन्नताओं से भरा हुआ था। राष्ट्रीय अखंडता के स्थान पर राष्ट्रीय एकता का दृष्टिकोण ये एक ऐसी बात है जिसमें राष्ट्रीय अखंडता के संबंध में भारत का दृष्टिकोण उदारवादी था।
नेहरू भारत की विभिन्नताओं से परिचित थे। वह क्षेत्रीय व अन्य विभिन्नताओं में समायोजन के माध्यम से राष्ट्रीय एकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते थे। यह नीति विभिन्नताओं को समाप्त कर राष्ट्रीय एकता को थोपने की नीति थी, वरन इसके विपरीत विभिन्नताओं का सामना करते हुए समायोजन द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण की नीति अपनाई गई। दूसरा पॉइंट है सामाजिक आर्थिक विकास की चुनौती। आज़ादी के समय से ही भारत में तमाम आर्थिक समस्याएं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, बढ़ती जनसंख्या ले खाद्यान्न की कमी, ढांचागत सुविधाओं की कमी, पूंजी की कमी, आर्थिक समानता तथा निम्न जीवन स्तर आदि की समस्याओं से ग्रस्त था। अतः भारत के राष्ट्र निर्माण की तीसरी चुनौती सीमित साधनों द्वारा विकास की ऐसी प्रक्रिया को सुनिश्चित करना था जिसका लाभ केवल उच्च वर्ग के लोगों तक सीमित न होकर के समाज के सभी वर्गों को प्राप्त हो सके। संविधान में कमजोर वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के विशिष्ट हितों की रक्षा के लिए प्रावधान भी दिए गए। इसके साथ नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत एक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था की गई, लेकिन उपरोक्त आर्थिक समस्याओं के चलते कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को व्यवहारिक रूप देना कठिन कार्य था। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध सीमित संसाधनों को उन विकास योजनाओं में लगाया गया जो देश के विकास की आवश्यकताओं के अनुसार वांछित थी। तो इस प्रकार से सामाजिक आर्थिक विकास की चुनौती का सामना किया गया। नए लोकतंत्र को सशक्त बनाने की समस्या आज़ादी के बाद से ही भारत के संविधान में ब्रिटिश शासन की तर्ज पर संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था की गई थी। इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के पहली बार मतदान का अधिकार दिया गया था। संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों व स्वतंत्रताओं की व्यवस्था भी की गई थी। बहुउद्देशीय संसदीय प्रणाली को अपनाया गया था। नियमित अंतराल पर स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनावों के संपादन के लिए एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का प्रावधान भी किया गया। चिंता यह थी कि किसी प्रकार स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव संपादित कर जाति, धर्म तथा अन्य परंपरागत जो विशेषताओं से युक्त भारतीय सामाजिक परिवेश में नए लोकतंत्र को मजबूत किया जाए। यह चिंता निराधार नहीं थी, क्योंकि भारत के कई पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, म्यांमार, अन्य नवोदित अफ्रीकी देशों में शीघ्र ही लोकतंत्र का स्थान तानाशाही सरकारों ने ले लिया था। अतः ये आवश्यक था कि भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं जैसे संसद, स्वतंत्र न्यायपालिका आदि को मजबूत बनाया जाए। भारत नवोदित देश था तथा यहाँ लोकतंत्र की जड़ें कमजोर थी। अतः लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना, न्यायपालिका व समाचार माध्यमों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना और लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए अपरिहार्य थे। नेहरू व अम्बेडकर दोनों का मानना था कि राजनीतिक लोकतंत्र की मजबूती के लिए आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र का होना आवश्यक है। इसलिए कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण व अन्य विशेष उपाय कर उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया। नेहरू के अनुसार लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली नहीं बल्कि यह एक जीवन शैली है। अतः भारत लोकतंत्र के सभी आयामों को मजबूत करने का प्रयास करेगा, इस पर चर्चा की गई। आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में पंडित नेहरू, आपको पता होना चाहिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा से प्रभावित थे। तो इन्होंने जो है 1955 के में अवाड़ी अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा स्वीकृत समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव इसी समाजवादी दृष्टिकोण का परिचायक है। नेहरू ने जमींदारी उन्मूलन, विस्तृत अर्थव्यवस्था तथा उसमें सरकारी क्षेत्र की प्रभुत्वपूर्ण भूमिका को स्थान दिया। इन योजनाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि कमज़ोर वर्गों के हितों का संरक्षण आदि उपायों द्वारा समता व न्याय पर आधारित सामाजिक व आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया गया। आर्थिक विकास की रणनीति में बड़े उद्योगों तथा ढांचागत सुविधाओं को
स्थापित कर विज्ञान व तकनीक के विकास पर विशेष बल दिया गया। इस प्रकार पंडित नेहरू ने देश के एकीकरण में योगदान दिया। भारत का विभाजन, पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत का सांप्रदायिक आधार पर 1947 में विभाजन हुआ था। ये विभाजन भारत के इतिहास की एक भयंकर त्रासदी है। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली तो विभाजन के परिणाम स्वरूप एक साथ दो राष्ट्र अस्तित्व में आए, भारत और पाकिस्तान। भारत के विभाजन की स्कीम 1947 के माउंटबेटन योजना में निहित थी। इस योजना को 1947 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। देश का विभाजन राष्ट्रीय आंदोलन के समय मुस्लिम लीग द्वारा सांप्रदायिकता की राजनीति तथा अंग्रेजों की फूट डालो तथा शासन करो की नीति का परिणाम था। कांग्रेस के नेताओं ने सैद्धांतिक तौर पर देश के विभाजन को कभी सही नहीं माना, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से उन्हें विभाजन को स्वीकार करना पड़ा। गांधी जी का तो यहाँ तक कहना था कि भारत का विभाजन उनकी लाश के टुकड़ों पर होगा, लेकिन अंततः उन्हें भी विभाजन की सच्चाई को स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद विभाजन के मार्ग में कोई बाधा नहीं रह गई थी, क्योंकि गांधी उसके अंतिम विरोधी थे। विभाजन की पृष्ठभूमि का आरंभ अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो नीति से होता है। इस नीति के तार्किक परिणाम के आधार पर मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत के रूप में सामने आया। इस सिद्धांत का अर्थ यह है कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग समुदाय हैं, इन दोनों के हित अलग अलग हैं, अतः वे एक साथ नहीं रह सकते, अतः उनके लिए दो अलग अलग राष्ट्रों की आवश्यकता है। मुस्लिम लीग ने 1940 में अपने लाहौर अधिवेशन में इसी सिद्धांत के आधार पर अलग मुस्लिम राज्य की मांग कर दी। इस मांग को ब्रिटिश सरकार का भी समर्थन प्राप्त था। समय समय पर इसे दोहराया गया। 1946 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही के नाम पर व्यापक आंदोलन चलाया। इसके कारण 1946-47 में देश के विभिन्न हिस्से में, विशेषकर पंजाब व पश्चिमी बंगाल में हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए। इसका अंतिम परिणाम 14-15 अगस्त 1947 को देश के विभाजन के रूप में सामने आया। पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है, जबकि भारत स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। इसका कारण यह है कि पाकिस्तान का समय भारत के समय आधा घंटा पीछे है। यद्यपि सांप्रदायिकता के आधार पर देश का विभाजन हो गया, लेकिन सांप्रदायिकता की चुनौती का समाधान अभी तक नहीं हो पाया। इसी कारण भारत और पाकिस्तान के बीच निरंतर तनाव बना हुआ है। भारत के विभाजन से उत्पन्न समस्याओं के बारे में जब देखा जाए तो सामने आता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने जो सांप्रदायिक आधार पर देश का विभाजन किया, उसमें ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तो असली चुनौती भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को तय करना था। इसके लिए यह आधार तय किया गया कि जिन क्षेत्रों में मुस्लिम जनसंख्या अधिक है वह क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा होंगे, और जहां हिंदू आबादी का बहुमत है वो भारत का हिस्सा रहेंगे। लेकिन इस सिद्धांत को लागू करना आसान नहीं था, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या कई स्थानों पर मिश्रित रूप में थी, अतः जनता का विस्थापन होना स्वाभाविक था। तो ये सबसे बड़ी समस्याएं निकल करके सामने आई। बहुत सारे स्थान ऐसे थे जहां मुस्लिम आबादी आपस में सटे हुए क्षेत्रों में केंद्रित नहीं थी। कई स्थानों पर मुस्लिम समुदाय स्वतंत्र पाकिस्तान में शामिल होने के इच्छुक भी नहीं थे, ये भी समस्या थी। कहीं कहीं मुस्लिम बाहुल्य प्रांतों के बीच गैर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे, एक समस्या बन के खड़ी हुई थी। विभाजन के बाद धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति भी एक विशेष समस्या का रूप धारण करके आई थी। उसके बाद में देखा जाए तो भारत के विभाजन के क्या परिणाम रहे, इनको भी समझ लेना हमारे लिए आवश्यक होगा। तो इसके परिणाम ये रहे कि जब सांप्रदायिक आधार पर भारत का विभाजन हुआ तो आधुनिक इतिहास की एक अप्रत्याशित व दुखद घटना थी। इस घटना के आधार पर हम कह सकते हैं
कि इसके कई भयावह और दूरगामी परिणाम सामने निकल कर आए, जिनका मिलकर सामना आज भी दोनों देश कर रहे हैं। मानव इतिहास में इस तरह के अप्रत्याशित, गैर नियोजित और व्यापक स्तर पर जनसंख्या के विस्थापन का कोई दूसरा उदाहरण उपलब्ध नहीं है, जिसमें देखा जाए दोनों देशों से जनसंख्या का विस्थापन बड़े पैमाने पर हुआ। इसके साथ साथ भोजन, अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करना भी बहुत कठिन समस्या तैयार हो गई थी। रोजगार के अवसर, नौकरियां देने की व्यवस्था, ये सब समस्याएं निकल करके आई। संपत्ति का निपटारा, यानी पाकिस्तान से जो शरणार्थी भारत आए थे वह अपनी संपत्ति पाकिस्तान में ही छोड़कर चले आए थे। भारत सरकार ने उनके संपत्ति के दावों को पाकिस्तान सरकार से सत्यापित करवाया। इसके उपरांत पाकिस्तान नए शरणार्थियों की संपत्ति भारत आए शरणार्थियों को उसी अनुपात में आवंटित कर दी गई। ये प्रक्रिया भारत छोड़कर पाकिस्तान गए शरणार्थियों के लिए अपनाई गई। नागरिकता का प्रबंधन जो प्रावधान था, उसमें भी देखा जाए तो विस्थापितों के नियमानुसार भारत की नागरिकता प्रदान की गई। भारत के संविधान के अनुच्छेद 5(11) में नागरिकता संबंधी विशेष प्रावधान दिए गए हैं। इस प्रावधान को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया, जबकि शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। सांप्रदायिक दंगे, विभाजन से पहले अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई का परिणाम स्वरूप देश के विभिन्न क्षेत्रों में दंगे भड़क उठे थे। ये भी एक समस्याएं निकल करके आई। संपत्ति का विभाजन जो मैंने बता ही दिया है, ये भी एक समस्या थी, अल्पसंख्यकों की समस्या थी। तो ये सारी समस्याएं निकल करके सामने आई थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ और उनका देहावसान जो है 30 जनवरी 1948 को हुआ, ये भारत के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। जब सारा देश 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में आज़ादी का जश्न मना रहा था, तभी महात्मा गांधी कलकत्ता के विभाजन के परिणाम स्वरूप चल रहे हिंदू मुस्लिम झगड़ों को शांत करने में व्यस्त थे। गांधी जी ने दोनों समुदायों को हिंसा त्यागने के लिए समझाने का प्रयास किया। इसके लिए इन्होंने सड़कों पर प्रार्थना बैठकें की। इन प्रयासों से बंगाल में सांप्रदायिक दंगों में कमी आई। उन्होंने शांति स्थापित करने के लिए आमरण अनशन भी किया। सितंबर 1947 में दिल्ली आने के बाद गांधी जी की मुख्य चिंता ये थी कि विभाजन के बाद भारत में जो भी मुस्लिम रहना चाहते हैं उन्हें सम्मान के साथ रखा जाए तथा उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। नई भारतीय सरकार ने जब पाकिस्तान को समझौते के अनुसार 70 करोड़ की धनराशि देने में आनाकानी की तो गांधी जी ने इसका विरोध किया। लेकिन कट्टरपंथी हिंदू तत्व, अंग्रेज जो कहा जाए कट्टरपंथी जो हिंदू तत्व थे, वो गांधी जी के उक्त दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे। उन्होंने गांधी जी पर पाकिस्तान तथा मुसलमानों की सहायता करने का आरोप लगाया, जबकि गांधी जी ने इन आलोचकों को दिग्भ्रमित व्यक्तियों की संज्ञा दी। गांधी जी का विश्वास था कि यदि भारत एक हिंदू राष्ट्र बनना चाहता है तो वह घातक सिद्ध होगा। गांधी जी के दृष्टिकोण से आहत उग्रवादी हिंदू तत्वों ने उन पर हमले करने शुरू कर दिए। फिर भी उन्होंने किसी प्रकार की सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया। अंततः 30 जनवरी 1948 को नाथूराम विनायक गोडसे नामक हिंदू उग्रवादी ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी। ये भारत के लिए एक अत्यंत दुखद का क्षण था, क्योंकि गांधी जी की हत्या के साथ ही सत्य, अहिंसा तथा न्याय के एक युग का अंत हो गया। नाथूराम गोडसे का संबंध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से था, इसलिए सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया। यद्यपि बाद में ये प्रतिबंध हटा लिया गया, लेकिन गांधी जी के बलिदान से भारत में सांप्रदायिक राजनीति पर प्रश्न चिन्ह लग गया। मोहम्मद अली जिन्ना, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1876 में हुआ और उनकी मृत्यु 11 सितंबर 1948 में हुई। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का जनक माना जाता है। जिन्ना का जन्म कराची में हुआ था। उन्होंने लंदन से वकालत पढ़ने के बाद बम्बई उच्च न्यायालय में वकालत की। आरंभ में जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे।
16 में कांग्रेस व मुस्लिम लीग समझौते में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। 1920 में उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। बाद में मुस्लिम लीग के शीर्ष नेता बन गए। उनके नेतृत्व में मुस्लिम लीग में लाहौर अधिवेशन में 1940 में मुसलमानों के लिए अलग पाकिस्तान राज्य की मांग की गई। उन्होंने अपनी मांग के समर्थन में द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार हिंदू व मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं, वे एक साथ नहीं रह सकते, इसका समर्थन किया। उनके अथक प्रयासों से 1947 में अलग पाकिस्तान राज्य का जन्म हुआ। वे स्वतंत्र पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। 11 सितंबर 1948 को क्षय रोग के कारण उनकी मृत्यु हो गई। पाकिस्तान में उन्हें कायद-ए-आज़म अथवा महान नेता की उपाधि दी गई। उन्हें पाकिस्तान का राष्ट्रपिता अथवा बाबा-ए-कौम भी कहा जाता है। उनका जन्म दिन 25 दिसंबर को पाकिस्तान के राष्ट्रीय अवकाश रहता है, यानी पाकिस्तान में राष्ट्रीय अवकाश भी 25 दिसंबर को मनाया जाता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 में हुआ, वह 15 दिसंबर 1950 में इनका देहावसान हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई थी। सरदार की उपाधि उन्हें 1928 के बारदोली सत्याग्रह के समय ग्रामीण महिलाओं द्वारा इन्हें प्रदान की गई थी। वह स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री तथा पहले गृह मंत्री बने। अपनी मृत्यु तक इन पदों पर बने रहे। कश्मीर के प्रति नेहरू के नरम रुख के साथ उनकी सहमति नहीं थी। सरदार पटेल ने देशी रियासतों के भारत में विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा अद्भुत सूझबूझ व कूटनीति का परिचय दिया। इसी कारण उन्हें भारत के लौह पुरुष तथा भारत के बिस्मार्क की संज्ञा दी जाती है। उन्होंने देश की एकता व अखंडता के लिए अखिल भारतीय सेवाओं के गठन को आवश्यक बताया। अखिल भारतीय सेवाओं को भारत के संविधान में शामिल किया गया। भारत सरकार द्वारा उनके जन्मदिन 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। गुजरात के नर्मदा जिले में केवादिया नामक स्थान पर स्थित उनकी 182 मीटर ऊंची प्रतिमा का अनावरण 31 अक्टूबर 2018 को किया गया है। इसे एकता की प्रतिमा जो है नाम से जाना जाता है, यानी एकता की प्रतिमा के नाम से जाना जाता है, जिसको हम अंग्रेजी में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा में शुमार करती है, यानी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। देशी रियासतों का भारत के साथ एकीकरण, इस विषय में हम आपको बताते हैं कि विकास व लोकतंत्र की मजबूती से पहले राष्ट्र निर्माण की एक महत्वपूर्ण चुनौती जो थी देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करना था, क्योंकि भारत में 11 प्रांत थे जो ब्रिटिश सरकार का सीधा इस पर शासन था। इन प्रांतों में सरकार की व्यवस्था केंद्र व प्रांतीय सरकारों के हाथ में थी। दूसरे क्षेत्रों को देशी रियासतें कहा जाता था। ये रियासतें देशी राजाओं के अधीन थी, क्योंकि इनका आंतरिक शासन वहाँ की देशी राजा जो थे उनके हाथों में था। लेकिन बाहरी मामलों में ये देशी रियासतें ब्रिटिश शासन के अधीन थीं। ब्रिटिश शासन के इन नियंत्रण को पारामाउंसी के नाम से जाना जाता था। इसे ब्रिटिश प्रभुत्व भी कहा जाता था। आज़ादी के समय भारत में 565 देशी रियासतें थीं, जिनमें भारत की 25% जनसंख्या निवास करती थी। इनके नियंत्रण में भारत के क्षेत्रफल का 1/3 हिस्सा था। आज़ादी के साथ देश की रियासतों को भी जो ब्रिटिश प्रभुत्व था उस समाप्त हो गया। अतः कानूनी रूप से देशी रियासतें की स्थिति एक स्वतंत्र देश जैसी हो गई थी। आज़ादी के बाद देशी रियासतों के समक्ष 3 तरह के विकल्प थे। पहला कि वो भारतीय संघ में शामिल हो जाएं, दूसरा वो पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएं, और तीसरा वो स्वतंत्र रूप से अपना देश बना करके अपने अस्तित्व बनाए रख सकते थे। इनमें कई रियासतें जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर जो हैं ये स्वतंत्र देश बनने का सपना पाले हुए थी। जो रियासतें भारत में शामिल होना चाहती भी थी वह सरकार से कतिपय रियायतें पाना भी चाहती थी। संविधान में उनके शासकों को सालाना पेंशन देने की व्यवस्था भी की गई,
जिसे प्रिवी पर्स कहा जाता है। ऐसी स्थिति में देशी रियासतों का भारत में विलय करना एक टेढ़ी खीर था। फिर भी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ और कूटनीति से इस कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न कराया जा सका। देशी रियासतों के विलय के संबंध में भारत सरकार का नजरिया। अगला पॉइंट जो है, इसमें हम देखते हैं कि ये 3 बिंदु थे जो भारत सरकार के नजरिया के 3 बिंदु थे। वो बिंदु इस प्रकार हैं। पहला बिंदु है, भारत सरकार का मानना था कि अधिकांश देशी रियासतों की जनता भारतीय संघ में शामिल होने के लिए इच्छुक है। दूसरा नजरिया था कि भारत सरकार कुछ देशी रियासतों को स्वायत्तता देने के लिए भी तैयार थी। विलय के संबंध में सरकार का दृष्टिकोण भी लचीला था। तीसरा नजरिया उसमें देश के विभाजन के उपरांत सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण प्राथमिकता थी कि भारत की क्षेत्रीय एकता को दृढ़ता के साथ सुनिश्चित किया जाए। इस प्रकार देखते हुए कि भारत के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री तथा भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के अथक प्रयासों और वार्ता तथा कूटनीति के द्वारा भारतीय क्षेत्र में स्थित अधिकांश रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने में सफलता प्राप्त हो गई। बातचीत के द्वारा देशी रियासतों के शासकों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए राजी भी किया गया। भारत में शामिल होने के लिए उन्हें एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने होते थे। इस दस्तावेज को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता था, अथवा इसे हम विलय पत्र के नाम से भी जानते थे। भारतीय संघ में शामिल होने के बदले देशी रियासतों को वित्तीय क्षतिपूर्ति के लिए उन्हें सालाना पेंशन देने का प्रावधान था, जिसे प्रिवी पर्स के नाम से जाना जाता है। प्रिवी पर्स का प्रावधान भारत के संविधान में किया गया था। देशी रियासतों के विलय के लिए केंद्र सरकार में राज्य विभाग के नाम से गृह मंत्रालय में अलग विभाग की स्थापना की गई। 1971 में संविधान संशोधन द्वारा प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया है। सरदार पटेल के इन अथक प्रयासों के चलते 15 अगस्त 1947 तक 4 देशी रियासतें मणिपुर, हैदराबाद, जूनागढ़ तथा जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी देशी रियासतों ने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। सरदार पटेल की सूझबूझ तथा प्रयासों के बाद इन चारों देशी रियासतों को भी भारतीय संघ में शामिल किया गया। इन 4 देशी रियासतें थे, उनको भारतीय संघ में शामिल करने की जो प्रक्रिया थी उसको हम पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है, ये जो 4 देशी रियासतें हैं उनमें सबसे कठिन समस्या इसी की थी, क्योंकि आज़ादी के समय जम्मू कश्मीर की जनसंख्या 42 लाख थी, जिसमें करीब 76 लाख मुसलमान, शेष हिंदू, सिख व बौद्ध थे। स्पष्ट तौर पर जम्मू कश्मीर में मुसलमान समुदाय का बहुमत था तथा ये पाकिस्तान की सीमा से लगी हुई थी। यहाँ के शासक हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान दोनों से अलग रहकर स्वतंत्र देश बने रहने की नीति अपनाई, लेकिन पाकिस्तान किसी कीमत पर जम्मू कश्मीर को अपने अधीन करना चाहता था। अतः पाकिस्तान ने कबाइलियों थे, उन्होंने पाकिस्तान की फौज की सहायता से 24 अक्टूबर 1947 को जम्मू व कश्मीर पर सैनिक हमला कर दिया। जब जम्मू व कश्मीर के महाराज हरि सिंह ने भारत से सैनिक मदद के लिए अनुरोध किया तो भारत में ये तर्क देते हुए सेना भेजने से मना कर दिया कि जम्मू व कश्मीर भारत का अंग नहीं है। अतः 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू व कश्मीर के महाराजा ने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इसी के साथ जम्मू व कश्मीर कानूनी रूप से भारत का अभिन्न अंग बन गया। आज भी ये कानूनी स्थिति कायम है। उस समय जम्मू व कश्मीर की देशी रियासतों में लोकतंत्र की स्थापना के लिए शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा था। शेख अब्दुल्ला ने भी जम्मू व कश्मीर के भारत में विलय का स्वागत किया। इसके बाद भारत ने 27 अक्टूबर 1947 को अपनी सेनाएं जम्मू व कश्मीर में भेज दी। परिणाम स्वरूप पाकिस्तानी कबायली जम्मू व कश्मीर की मुख्य भूमि से खदेड़ दिए गए और मुख्य भूमि पर भारत की सेना का नियंत्रण स्थापित हो गया। लेकिन पाकिस्तानी कबायली इस देशी रियासत के एक हिस्से पर अपना कब्जा जो है स्थापित करने में सफल रहे। इसे पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के नाम से जाना जाता है।
तथा जम्मू व कश्मीर का यह हिस्सा अब भी पाकिस्तान के कब्जे में है। अगला है मणिपुर। मणिपुर के राजा बोधचंद सिंह ने 1947 में ही भारतीय संघ में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन जनता के दबाव में उन्होंने अपना फैसला बदलने का मन बनाया तथा जून 1948 में विधानसभा के चुनाव में करा करके वहां संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना करने की घोषणा कर दी गई। नई विधानसभा में भारत के साथ विलय को लेकर विभिन्न समूहों में तीव्र मतभेद थे। आज़ादी के बाद मणिपुर पहला राज्य था जहां पर सार्वभौमिक मताधिकार पर चुनाव कराए गए। इसी घटनाक्रम के मध्य भारत सरकार ने मणिपुर के महाराजा को विलय के लिए सहमत कर लिया। अंततः उन्होंने सितंबर 1949 में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए तथा इसी के साथ मणिपुर भारतीय संघ का अभिन्न अंग बन गया। अगला है हैदराबाद। हैदराबाद जनसंख्या की देश से बड़ी रियासत थी क्योंकि 1948 में इसकी जनसंख्या 1.6 करोड़ थी। यहाँ स्थिति ये थी कि हिंदू जनसंख्या बहुमत में थी, लेकिन हैदराबाद का शासक मुस्लिम था जिसे निजाम कहा जाता था। हैदराबाद के निजाम ने 29 नवंबर 1947 को भारत सरकार के साथ एक यथास्थित समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का आशय ये था कि हैदराबाद की कानूनी स्थिति बनी रहेगी जो 15 अगस्त 1947 को थी। ये इस बात का संकेत है कि हैदराबाद भारत में विलय के लिए तैयार नहीं था, लेकिन हैदराबाद की भौगोलिक स्थिति उसके अनुकूल नहीं थी। इस बीच हैदराबाद रियासत की जनता ने निजाम के अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिए। साम्यवादी पार्टी तथा कांग्रेस पार्टी द्वारा इस आंदोलन का समर्थन किया गया। निजाम ने आंदोलन को दबाने के लिए अर्धसैनिक बलों का प्रयोग किया। इन अर्धसैनिक बलों को रजाकार के नाम से जाना जाता था। ये जो अर्धसैनिक बल थे कि उनको रजाकार के नाम से जाना जाता था। रजाकारों ने जनता पर हिंसा का प्रयोग किया जिससे वहां शांति और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई। चेतावनी के बाद भी निजाम ने भारत सरकार की शर्तें नहीं मानी। अंततः भारत सरकार ने 13 सितंबर 1948 को निजाम के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई शुरू कर दी। इसी बीच निजाम ने यूरोपीय देशों से हथियार प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन उसे सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। 5 दिन के संघर्ष के बाद 18 सितंबर 1948 को निजाम की सेनाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसी के साथ हैदराबाद भारतीय संघ का अंग बन गया। इसके बाद निजाम ने अपनी रियासत में भारत के सैनिक हस्तक्षेप के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ में शिकायत की, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया। चौथी रियासत है जूनागढ़। हैदराबाद की तरह जूनागढ़ में भी बहुसंख्यक जनता हिंदू थी, लेकिन वहाँ का शासक भी मुसलमान था। इस समस्या के समाधान के लिए हिंदू जो थे वो भारत में शामिल होना चाहते थे। इस समाधान के लिए जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह में वहाँ के लोगों ने भारत में रहने की इच्छा व्यक्त की। परिणाम स्वरूप जूनागढ़ में भी 31 दिसंबर 1948 को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार देशी रियासतों को बड़े अथक प्रयास के बाद भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो इस वीडियो में हम आज इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में आपको राज्यों का पुनर्गठन यानी जो राज्य थे उनका पुनर्गठन कैसे हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में बताएंगे। वह नए राज्य जो हैं उनके जो मांग थी उसके बारे में हम आपको समझाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको प्राप्त होते रहें, और साथ ही बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल को सेलेक्ट कर लें ताकि हमारे सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें।